गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड चैप्टर है जॉन लॉक। और आज के लेक्चर का टॉपिक है लॉक के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवाद। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। उसकी दर्शन प्रणाली का केंद्र है व्यक्ति तथा उसके अधिकार। हालांकि हॉब्स भी व्यक्तिवादी था, परंतु निरंकुश संप्रभुता का समर्थक होने से उसका व्यक्तिवादी सिद्धांत असंगतिपूर्ण है, जबकि लॉक की पद्धति, सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीतिक संरचना सब कुछ व्यक्ति के लिए होने से उसका व्यक्तिवादी सिद्धांत संगतिपूर्ण है। इस संबंध में विचारक वाहन ने लिखा है कि लॉक की पद्धति में हर चीज व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हर चीज को इस क्रम से रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुनिश्चित रहे। लॉक के दर्शन में केवल सर्वजन हित के लिए राज्य को शक्ति प्रयोग का अधिकार है। इसका आशय यह है कि राज्य स्वयं अपना साध्य नहीं है, उसका अस्तित्व जनता के लिए ही है। लॉक के विचारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की निरंकुशता से सुरक्षित रखने के उपाय ढूंढ निकालना था। उसके संपूर्ण विचार दर्शन का केंद्र व्यक्ति ही है। व्यक्ति की ही इच्छा में समाज और राज्य का जन्म हुआ। लॉक का यह कथन ही उसके व्यक्तिवाद को स्पष्ट कर देता है कि जिस मुख्य उद्देश्य से व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है वह संपत्ति की सुरक्षा है। इसका अर्थ यह है कि संपत्ति की रक्षा करना, जिससे लॉक का अभिप्राय जीवन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और संपत्ति की रक्षा करने से है, नागरिक समाज का प्रमुख कर्तव्य है। और जो नागरिक समाज इसकी रक्षा नहीं करता या नहीं कर सकता, उसके अस्तित्व का कोई आधार नहीं। लॉक का व्यक्ति नागरिक समाज में प्रवेश ही इस आशय से करता है कि उसके प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित रहेंगे। विचारक लॉस्की ने लिखा है कि राज्य तो एक विशाल मर्यादित दायित्व कंपनी है जिसके सीमित उद्देश्य है। अब हम देखते हैं लॉक के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवाद। फर्स्ट पॉइंट है मानवीय विवेक में आस्था। लॉक का मत है कि व्यक्ति को समस्त जगत का ज्ञान केवल इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है और व्यक्ति की बुद्धि व विवेक सभी विषयों में उचित निर्णय लेने में समर्थ है। अपनी इसी धारणा के आधार पर वह ऐसी राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है, उसके व्यक्तित्व का निरपेक्ष नैतिक महत्व है और व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, किसी शासक या परंपरा का दास नहीं है। व्यक्ति की बुद्धि तथा विवेक में विश्वास के कारण ही लॉक ने व्यक्तिवाद की तरह ही निष्कर्ष निकाले हैं, जैसे सब व्यक्ति परस्पर व्यक्ति के रूप में समान है, सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, अतः एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का साधन नहीं माना जा सकता है तथा व्यक्ति का अंतःकरण ही उसका स्वामी है। व्यक्ति के विवेक में आस्था के कारण ही लॉक व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है, शासन का आधार सहमति मानता है और व्यक्ति को शासन के प्रतिरोध का अधिकार देता है। सेकंड पॉइंट है सीमित शासन का सिद्धांत। लॉक के चिंतन में हमें मर्यादित व सीमित शासन का सिद्धांत दिखाई देता है। लॉक से पूर्व मैकियावेली व हॉब्स ने शासन की असीमित व अमर्यादित सत्ता का समर्थन किया था, परंतु लॉक राजसत्ता की निरंकुशता का विरोधी है। विचारक मैक्सी के अनुसार लॉक का उद्देश्य
राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करना नहीं था, अपितु उसकी सीमाओं का वर्णन करना है। विद्वान हेकर का कथन है, लॉक से पहले के चिंतकों ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, परंतु लॉक प्रथम चिंतक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाने तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। लॉक ने शासन की शक्ति को सीमित व मर्यादित करने का प्रयास अनेक स्तरों पर किया। जैसे फर्स्ट है, लॉक के समझौते के अनुसार व्यक्तियों ने शासन को केवल 3 कार्य सौंपे हैं: प्राकृतिक कानूनों का अनुकरण करते हुए नागरिक कानून बनाना, उनको लागू करना और न्याय करना। सेकंड, लॉक ने शासन पर सार्वजनिक हित की मर्यादा का नियंत्रण लगाया है। और थर्ड, लॉक ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकारा है। इस प्रकार लॉक ने शासन की शक्ति को निरंकुश व सर्वोच्च नहीं माना है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार संबंधी धारणा। लॉक ने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार माने हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। लॉक का मत है कि ये तीनों अधिकार व्यक्ति को समाज अथवा राज्य से प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु ये अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अतः समाज या राज्य को इन अधिकारों को व्यक्ति से छीनने की या इन्हें सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। लॉक का मत है कि ये तीनों अधिकार व्यक्ति के आधारभूत, अनुलंघनीय एवं अलोप्य अधिकार है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा समझौते द्वारा राज्य के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य इन आधारभूत प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखना था। अतः यदि कभी राज्य इन अधिकारों को सीमित करने का प्रयत्न करे या छीनने का प्रयास करे तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन। लॉक का मत है कि निजी संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। उसने संपत्ति के अधिकार को आधारभूत महत्व का माना है। संपत्ति के अधिकार की अपरिवर्तनशीलता, अलंघनीयता में भी लॉक का व्यक्तिवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। लॉक की धारणा है कि संपत्ति का अधिकार ऐसा अधिकार है जो समाज से पूर्व था। यह परंपरा पर नहीं, प्रकृति पर आधारित है। लॉक के लिए संपत्ति का अधिकार पवित्र अधिकार है। राज्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसे नहीं छीन सकता। लॉक लिखता है कि जब संपत्ति व्यक्तिगत श्रम द्वारा अर्जित की जाती है, व्यक्ति उसमें अपना व्यक्तित्व शामिल करता है, तो राज्य द्वारा उसका नियमन असंगत है, उचित नहीं है। राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता जो इस प्राकृतिक अधिकार के विरुद्ध हो। इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ही राज्य इसका नियमन कर सकता है, परंतु वह इसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता। संपत्ति के संबंध में राज्य का एक ही कर्तव्य है, वह इसकी सुरक्षा करे। लॉक ने संपत्ति के अधिकार का आधारभूत महत्व माना है और उसमें जीवन व स्वतंत्रता के अधिकारों को भी सम्मिलित किया है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन का आधार जन सहमति। लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा
जन सहमति के आधार पर राज्य एवं शासन की स्थापना की है। लॉक ने केवल राज्य की सदस्यता के लिए ही जन सहमति को महत्व नहीं दिया है, अपितु राज्य का शासन भी जन सहमति के आधार पर चलाया जाना चाहिए। इस जन सहमति को लॉक ने बहुमत की सहमति के रूप में स्वीकारा है। इस दृष्टि से लॉक ने कार्यपालिका को अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी माना है और जन सहमति के सामने स्वयं व्यवस्थापिका भी सर्वोच्च नहीं है। लॉक ने जन सहमति के जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है उसके बाद उदारवाद तथा व्यक्तिवाद ने इसी सिद्धांत का पूर्ण विकास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लॉक ने शासन के अंगों की शक्ति के विभाजन के प्रारंभिक रूप को प्रस्तुत किया है। उसके बाद मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का विकास किया। लॉक ने शासन की शक्तियों को मूलतः व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका अंगों में विभाजित किया है। आधुनिक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से लॉक की व्यवस्था इस रूप में भिन्न है कि उसने कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया है और न्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ संलग्न कर दिया है। लॉक ने सीमित रूप में ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है, परंतु लॉक और मोंटेस्क्यू के दृष्टिकोण में आधारभूत एकता यही है कि वे दोनों ही शक्तियों के केंद्रीयकरण को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करने वाला मानते हैं। वस्तुतः आगे जाकर लॉक के इन विचारों को ही मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के रूप में विकसित किया, जो आधुनिक उदारवाद का एक प्रमुख आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र का समर्थन। लॉक के संपूर्ण चिंतन में ऐसे अनेक तत्व दिखाई देते हैं जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लॉक ने हॉब्स की तरह कानूनी प्रभुसत्ता को पूर्ण, सर्वोच्च एवं निरंकुश नहीं माना, अपितु इस पर राजनीतिक प्रभुसत्ता के नियंत्रण को स्थापित किया है। लॉक ने अपने लेखन द्वारा सन 1688 की उस गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया जो आधुनिक युग में लोकतंत्र की शुरुआत करने वाली मानी जाती है। लॉक ने मानवीय स्वतंत्रता एवं समानता पर भी बल दिया और मनुष्यों के बीच बंधुत्व को एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकारा। लॉक द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक विचारधारा का ही विकास उदारवाद और व्यक्तिवाद ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधानवाद संबंधी विचार। लॉक व्यक्तिवादी और उदारवादी ही नहीं है, वह संविधानवादियों का भी पिता कहा जाता है। उसके संविधानवाद उसके सीमित शासन, विधि के शासन, उत्तरदायी शासन, शक्तियों के विकेंद्रीकरण और नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किसी भी अवस्था में लॉक व्यक्ति की स्वतंत्रता की कल्पना कानूनों के बिना नहीं करता। प्राकृतिक अवस्था में वे प्राकृतिक कानूनों द्वारा, नागरिक समाज में सकारात्मक कानूनों द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। लॉक लिखता है, जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार शुरू हो जाता है। लॉक घोषित और ज्ञात कानूनों द्वारा शासन संचालन के पक्ष में है, स्वेच्छाचारी आदेशों द्वारा नहीं। लॉक शक्तियों के केंद्रीकरण के स्थान पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पृथक्करण करता है। लॉक ने कार्यपालिका शक्तियों में स्पष्ट भेद किया है। यद्यपि लॉक ने आधुनिक संविधान की भांति न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं किया है, फिर भी वह कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाता है और यदि विधायक भ्रष्ट हो जाए
तो लोग जनता के बहुमत को विधायकों को अपदस्थ करने और उनके स्थान पर नए विधायकों को चुनने का अधिकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन के प्रति विद्रोह का अधिकार। प्रतिरोध और विद्रोह के सिद्धांत में भी लॉक का व्यक्तिवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लॉक लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति समाज या व्यक्ति समूह के अधिकारों को नष्ट करने की चेष्टा करता है या योजना बनाता है, यहाँ तक कि यदि उस समाज के विधायक भी ऐसे हो जाएं कि लोगों की स्वतंत्रताओं और संपत्तियों का हनन करें, तो समाज अपने आप को बचाने के लिए सर्वोच्च शक्ति अपने हाथ में रखता है। इससे स्पष्ट है कि समुदाय की सर्वोच्च सत्ता अंतिम रूप में समाज में निहित है और आवश्यकता पड़ने पर समाज उसका प्रयोग कर सकता है। और जो शासक भ्रष्ट हैं, जनता के अधिकारों का हनन करते हों, उनसे छुटकारा पा सकते हैं जनता और नए शासकों का चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। लॉक के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया गया है। लॉक कहता है धर्म व्यक्तिगत मामला है, यह आत्मा की वस्तु है। राज्य को इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक वह सामाजिक उपद्रव या अव्यवस्था पैदा न करे। लॉक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध था। वह कहता है कि शक्ति हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। लॉक का धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचारों से मिलता है। इस प्रकार लॉक के दर्शन में व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रजातंत्रवाद और संविधानवाद देखा जा सकता है, जिसका मूल मंत्र है सहमति, विधि का शासन, उत्तरदायी शासन, बहुमत का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, नागरिक अधिकार और विद्रोह का अधिकार आदि। लॉक प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवादी ही है और व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण और राज्य का सीमित नियंत्रण उसके राजदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में वेपर ने लिखा है, लॉक की वाणी एक महान परंपरा के बारे में अंतिम महान वाणी और दूसरी महान परंपरा के बारे में प्रथम महान वाणी थी। वह प्राचीन परंपरा जिसका कि वह अंतिम प्रतिनिधि था मध्यकालीन परंपरा है तथा वह नवीन परंपरा जिसका कि वह प्रथम प्रवक्ता है व्यक्तिवाद की परंपरा है। डनिंग ने भी उसके व्यक्तिवादी विचारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।